Sell your used phone in 60 seconds on Dofi and get instant cash to upgrade. मुझे पता था सावित्री बाई फुले कौन है. यू डोंट नो व्हाट इम्पैक्ट शी हैड. फिर मैंने जाके इंटरनेट पे कुछ रिसर्च किया एंड ऑब्वियसली इट्स मे बी वंस इन अ लाइफ टाइम ऑफ एन अपॉर्चुनिटी. अ पॉइंट कम्स, आई एम श्योर इन मोस्ट ऑफ द एक्टर्स व्हेन दे आर लाइक ओ आई हैव कनेक्टेड टू हर. एक एक सीन उसमें एक हाईलाइट है, एक माइलस्टोन है. वेरी डिफिकल्ट टू सिंगल आउट सीन्स. कॉन्फ्लिक्ट्स के बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जहाँ पे कुछ ऐसी बातें कही जाती है. ये समाज को देखना बनता है. वहीं दूसरी तरफ ऐसी फिल्में जो फुल मसाला है उनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत हाई रहता है कंपैरेटिवली ऐसी फिल्मों से. फिल्मों के अलग अलग जॉनर्स होते हैं. ऐसी कोई फिल्म नहीं थी 60s-70s में जिसने जो फ्लॉप कहा जा सकता था, क्योंकि कहीं ना कहीं. हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल. आप देखना शुरू कर चुके हैं गलाटा इंडिया और मेरा नाम है अविनाश पाल. 25 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है फुले, जो सिनेमा के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकती है. इसका ट्रेलर, इसके जितने भी आउटपुट आए वो देख के काफ़ी ज़्यादा ये महसूस होता है कि ये फिल्म बहुत पहले आ जानी चाहिए थी. बट खैर, कहते हैं देर आए दुरुस्त आए. इस फिल्म के बारे में ज़्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ हैं पत्र लेखा और अनंत महादेवन सर. सर, स्वागत है आपका. थैंक यू. मुझे सबसे पहले ये बताइए, आप जब इस रोल का प्रिपरेशन हो रहा था बाकियों से कैसे अलग था? क्योंकि अभी तक आपने जितने कैरेक्टर्स किए हैं ये रोल उससे अलग है. प्रिपरेशन कितना अलग था? हर फिल्म का अलग एक प्रोसेस होता है और मैं अपने प्रोसेस को डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ. जी हाँ, बिल्कुल. मतलब हमने रीडिंग्स करी, सब करते हैं. कॉस्ट्यूम ट्रायल हुआ, सब करते हैं. पर सेट पे पहुँचने के बाद एक एक्सटर्नल टू इंटरनल कुछ होता है, क्योंकि आप रोज़ वही कॉस्ट्यूम पहनते हो. जैसे मैं काष्ठा पहन रही थी, अपने एक टीका एक तरीके से लगा रही थी, अपने बालों को एक तरीके से बांध रही थी, और जहाँ पे मैं कल छोड़ के गई थी वहीं से हम शुरू कर रहे थे. तो वो एक स्लो प्रोसेस होता है, वो बहुत बढ़िया प्रोसेस होता है. वो आपको, आप कपड़े पहनते हो, आप सेट पे जाते हो, और स्पेस भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक एक्टर के लाइफ में, क्योंकि दैट स्पेस ट्रांसफॉर्म्स यू टू दैट वर्ल्ड. तो आई थिंक दीज वर द थिंग्स दैट रियली हेल्प मी. सर, फुले ही क्यों? क्या ऐसी वजह रही जो हिट, जो क्लिक किया कि ये बनानी चाहिए? क्योंकि अभी तक बना नहीं है और बहुत ज़रूरी था कि ये फिल्म बने और हिंदी में बने, क्योंकि पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि दो लोग जिन्होंने पूरे सोसाइटी को, इंडिया के सोसाइटी को रिफॉर्म और बदलने के रेवोल्यूशन उठाया, वो कहानी पूरी दुनिया में पहुंचनी चाहिए. एंड दे आर एज ग्रेट एज मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला और एब्राहम लिंकन और जॉर्ज वॉशिंगटन. उस लेवल के लोग हैं ये जो चेंज या रिफॉर्म लाना चाहते हैं इंडियन सोसाइटी में. सो ये बहुत ज़रूरी था. दिस इज अ फिल्म दैट वाज वेटिंग टू बी मेड. हमें पता नहीं था कि अभी तक क्यों नहीं बनी, जैसे आपने कहा. तो इट वाज ऑब्वियस. आई मीन इट वाज, जो बोलते हैं ना कि इट वाज एन ऑब्वियस चॉइस दैट फुले मुझे बनानी थी, और किस वक्त और कैसे, वो सही वक्त आया और सही वक्त पे बना लिया हम लोगों ने. हर फिल्म की अपनी एक जर्नी होती है. जब ये लिखी जा रही थी, जब इस पे काम चल रहा था, कास्टिंग का जब प्रोसेस चल रहा था, तब क्या कुछ चल रहा था दिमाग में? जैसे जो कास्ट है वो पहले से सोचता था, लिखते हुए समझ आ रहा था कि यही करना है, या जब फुल ड्राफ्ट रेडी हो गया तब कैसे इसका कास्टिंग प्रोसेस क्या रहा? नहीं, जब रिसर्च वर्क हमने किया और जो दो पिक्चर्स आए हमारे सामने, कास्ट के, फुले और ज्योतिबा और सावित्री फुले, तो वो ऑटोमेटिकली एक तरीके से, जब आप बिल्कुल सही कुछ करना चाहते हो तो आप कंफ्यूज नहीं होते. आपके सामने चार चॉइसेस नहीं आते हैं, एक ही चॉइस आता है, और वो सही चॉइस. इट वाज अ बुल्स आई चॉइस, बिकॉज वो दिखते भी सावित्री और ज्योतिबा फुले की तरह. उनका वंडरफुल एक्टर्स, वो तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है. सो वो उस लेवल पे ही हमने डिसाइड कर लिया था कि कास्ट क्या है. अदरवाइज इट वाज अ प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी कि इतना सब कुछ मटेरियल है इन दोनों के बारे में, और कैसे इन लोगों ने इस सब के साथ एक तरीके से वो कॉन्फ्लिक्ट उनका कैसा था, कैसे उन लोगों ने कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाया. सो दैट वाज अ प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी फॉर द स्क्रिप्ट, द राइटिंग टीम एंड द टेक्निकल टीम. फिल्म में कुछ क्रिएटिव लिबर्टी है
या सब कुछ एज परफेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल छावा, जब वो रिलीज़ हुई बहुत पसंद की गई, उसके बाद कुछ चीज़ें सामने आई कि नहीं यार ये एक्चुअली में नहीं था, डायरेक्टर्स ने फिर अपने वर्जन दिए, जो भी बात हुई। फिल्म एज इट इज़ फैक्चुअल है या फिर कुछ क्रिएटिव लिबर्टी ली गई है इसमें? देखिए, मैं दूसरे फिल्मों के बारे में कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन मैं उस चीज़ पे विश्वास नहीं करता कि मैं क्रिएटिव लिबर्टीज़ लूँ। सिनेमैटिक लिबर्टीज़ के नाम पे आप कुछ भी करो। अगर आपके पास ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले की ज़िंदगी का ड्रामा फेथफुली आप रिक्रिएट नहीं कर सकते हो, तो आप में कुछ कमी है। क्योंकि इतना ड्रामा है, इतना कॉन्फ्लिक्ट है, इतना सब कुछ है कि आपको सिर्फ उसको फेथफुली एक तरीके से रिक्रिएट करना है। इसमें कोई लिबर्टीज़ नहीं लिया गया, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है, और एवरीथिंग इज ट्रूथफुल एंड फैक्ट। पत्रा, मुझे वो मोमेंट प्लीज़ डिस्क्राइब करिए, डिफाइन करिए, जब आपको ये फिल्म मिली। वॉज इट अ फुल ड्राफ्ट, सिर्फ एक थॉट आया, क्या चल रहा था, मतलब कैसे मिली वो एग्जैक्टली? It was this Fata Bible. ओके। No, but obviously I know who मुझे पता था सावित्री बाई फुले कौन है और उनकी ज़िंदगी कैसी रही है, क्योंकि जब हम छोटे थे आई थिंक कुछ एक आध चैप्टर था हिस्ट्री बुक में, और फिर मैंने अपने माँ से बात करी, तब माँ कुछ सावित्री बाई पे सीरियल देख रही थी, तो उन्होंने कहा अरे वाह तुम्हारे पास ये फिल्म आई है, तुम्हें बिल्कुल करनी चाहिए, यू डोंट नो व्हाट इम्पैक्ट शी हैड। फिर मैंने जाके इंटरनेट पे कुछ रिसर्च किया, एंड ऑब्वियसली ऐसे अपॉर्चुनिटी को आप खोना नहीं चाहते हो। इट्स मे बी वंस इन अ लाइफ टाइम ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। आपने जैसे भी बताया कि माँ से डिस्कस किया, हर प्रोजेक्ट अपने आसपास के लोग, दोस्त, परिवार, रिश्तेदारों से डिस्कस करते हो? या क्योंकि ये मतलब, हाँ प्लीज कंटिन्यू। नहीं, खत्म कीजिए, सॉरी। या फिर ये बहुत अलग तरह का तो आपको लगा कि क्या क्या कुछ? नहीं, मैं अपने माँ से रोज ही बात करती हूँ, और मैं उनको बताती हूँ आज ये क्या वो क्या, पूरा दिनचर्या देती हूँ उनको। तो ऑब्वियसली मैं उनसे हमेशा कुछ भी अगर ऑफर आए मैं उनके साथ डिस्कस करती हूँ। एक तरफ खुद कैमरे के आगे रहना एज एन एक्टर, दूसरी तरफ कैमरे के पीछे एज ए डायरेक्टर है कि लोगों को बताना क्या करना है, क्या नहीं करना है, शॉट अच्छा है, नहीं अच्छा है, रिटेक होगा, नहीं होगा। क्या फ़र्क है, कितना फ़र्क होता है? खुद एक्ट करना ज़्यादा इजी लगता है या लगता है कि नहीं दूसरों को काम करवाना ज़्यादा चैलेंजिंग है? मेरे लिए एक्टिंग हैज बिकम अ जॉब ऑफ रिलैक्सेशन, क्योंकि कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। सीरियसली, अब तो मैं एक्टिंग असाइनमेंट आते हैं तो आई जस्ट वॉक थ्रू इट बिकॉज आई एंजॉय इट। बट ये जो है कि आप कुछ कन्वे कर रहे हो किसी और को, और वो जो शख्स है उसको पिकअप करके उस तरीके से इनैक्ट करके आपको देता है, आई सी मैजिक इन दैट, यू नो, बिकॉज एग्जैक्टली जैसे आपने उसको एनविजन किया वैसे ही वो निकलता है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ, यू नो, a combination of talent and characters and people, or that's why a film is teamwork, you know? It's not just actors or director or anything, it's the camera person, it's the production designer, it's the writer, सब लोग मिलके, this is a real team। इस पूरी फिल्म का जैसे आप बता रहे थे ना, आई कैन इमेजिन वो कैसे प्रोसेस हो रहा है। एज पर यू, इस फिल्म का वो कौन सा सीन है जो आपको एज ए डायरेक्टर शॉट करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया हो, एज वेल एज या चैलेंजिंग रहा हो? बहुत सारे सीन थे, बिकॉज उनकी लाइफ इतनी चेकर्ड लाइफ थी कि एक एक सीन उसमें एक हाईलाइट है, एक माइलस्टोन है। वेरी डिफिकल्ट टू सिंगल आउट सीन्स, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स के बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जहाँ पे कुछ ऐसी बातें कही जाती है जो आप बोलेंगे वाह, यू नो, हमने इसके बारे में सोचा क्यों नहीं, हम अभी भी क्यों नहीं सोचते इस तरह कि क्या ये लोग वाकई रियल, आधे फॉर रियल, उस लेवल तक उनकी थिंकिंग पहुंचती थी। आपके लिए कोई ऐसा शॉट रहा जो मेमोरेबल रहा हो, चैलेंजिंग रहा हो, या फिर सबसे मज़ेदार रहा हो? नहीं, मेमोरेबल तो एक सीन था, एक नहीं कई सीन थे, पर एक सीन था जब सावित्री बाई जा रही है और वो अपने डेथ बेड में लेटी हुई है, और वो अपने बच्चे से, यशवंत से बात कर रही है। वो पता नहीं, मेरे लिए बहुत ही वो जो रूह को छू जाने वाली सीन होती है ना, वो था मेरे लिए। हालांकि वो मेरे लिए एंड ऑफ द फिल्म नहीं था, हम कई बीच में हमने शूट करा था ना, वो दैट वाज अ मूविंग सीन। और एक और सीन था जहाँ पे
ज्योतिबा फूले पूरे सत्य शोधक समाज के सामने बोल रहे हैं कि अब मेरे पास वक्त ज़्यादा नहीं है और अब से सावित्री संभालेगी। मैं कुछ नहीं बोल रही थी, वहाँ पे चुपचाप बैठी थी। वो सीन भी मेरे लिए बहुत मूविंग था। हर फिल्म में आपको एक सीन होता है जहाँ पे आपको लगता है कि मुझ में और इस कैरेक्टर में अब कोई अंतर नहीं है जी, एक हो जाते हो। A point comes, I'm sure in most of the actors, when they are like, oh, I've connected to her or him. सर आपका जो काम रहा है, आपका जो फिल्मोग्राफी रहा है, बहुत लंबे अरसे से आप काम कर रहे हैं, हम देखते आ रहे हैं हम आप सबको। सिनेमा का शिफ्ट को आप कैसे देखते हो? डू यू थिंक अभी भी जो क्रक्स है ऑडियंस के लिए वो बना हुआ है या कहीं ना कहीं अब चीज़ें फीकी होती जा रही हैं? ये है, अनफॉर्चुनेटली वो बात है कि हम सिनेमा को यहाँ सीरियसली नहीं लेते हैं, ना ही कुछ एक तरीके का सपोर्ट होता है गवर्नमेंट का या इवन फंडर्स का भी सपोर्ट। अगर आप सीरियस सिनेमा बनाना चाहते हैं, ग्लोबल सिनेमा बनाना चाहते हैं, तो आपको उतना सपोर्ट मिलता नहीं है। तो एक तरीके से जैसे ज्योतिबा और सावित्री बाई फुले ने एक वॉर शुरू किया था एक चीज़ को एस्टैब्लिश करने के लिए, मुझे भी कभी कभी लगता है कि ये भी एक वॉर है, ये भी एक मिशन है कि हमें इस तरह की फिल्में बनानी चाहिए, लेकिन वो हमें बनने में हमें परमिशन नहीं मिलता, बनाने के लिए परमिशन नहीं मिलता है। सो आई फील कि वी हैव स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। इंटरनेशनली सिनेमा बहुत आगे निकल चुका है। ईरान जैसे देश भी इतना इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, वॉर टोन है, जो भी आप कहो, लेकिन सिनेमा जो बनाते हैं वो मास्टरपीसेस बनाते हैं। तो हम में क्या कमी है कि या तो हम सोचते नहीं हैं या तो हमें करने के लिए परमिशन नहीं दिया जाता है। What is it that has corrupted our minds that we don't make good cinema? इसका एक रीजन ऑडियंस भी हो सकता है क्या? क्योंकि don't blame the audience for it all the time. ये स्टोरी टेलर का जो रिएक्शन मुझे मिला है वो उससे मुझे एक सबक मिली है कि ऑडियंस को मत ब्लेम करो, ऑडियंस को सब पता है। आप ऑडियंस को अगर आप इस तरीके से नशा देकर ड्रग करते हो और कोई ऑप्शन ही नहीं देते हो कि यही फिल्में आपको देखनी और कोई ऑप्शन है नहीं, तो ऑडियंस भी वही देखेगी। ऑडियंस को आप सिनेमा लिटरेट करो, ऑडियंस को आप अच्छी चीज़ें दो। वो एक ज़माना था 70s में 60s में जब ऋषिकेश मुखर्जी, बासु चैटर्जी, गुलजार साहब, बासु भट्टाचार्य, श्याम बेनेगल, गोविंद निरानी, वो सारे उनकी फिल्में मनमोहन देसाई, प्रकाश मेहरा, बप्पी सोनी, नासिर हुसैन की फिल्मों के साथ चलती थी। ऑडियंस दोनों फिल्मों के दोनों देखती थी। आपने ऑडियंस के माइंड को करप्ट किया है। बट इससे कहीं ना कहीं एज अ मेकर ये खटकता नहीं है? फॉर एग्जाम्पल फुले एक ऐसी फिल्म है जो मैंने बोला भी कि ऐसी फिल्म है जो शायद बहुत पहले बन जानी चाहिए थी, ये समाज को देखना बनता है। वहीं दूसरी तरफ ऐसी फिल्में जो फुल मसाला हैं उनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत हाई रहता है कंपैरेटिवली ऐसी फिल्मों से। नहीं, देखिए फिल्मों के अलग अलग जॉनर्स होते हैं। आप आउट एंड आउट एंटरटेनर्स ले लो, फार्मूला एंटरटेनर्स ले लो, लोग जाएंगे वो देखने के लिए। इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड ऑडियंस है, और वो स्पेशलाइज्ड ऑडियंस भी अगर 100% आ जाए, जो कम ऑडियंस है, तब भी आपकी फिल्म बहुत चलेगी। ऐसी कोई फिल्म नहीं थी 60-70s में जिसने जो फ्लॉप कहा जा सकता था, क्योंकि कहीं ना कहीं एक रिकवरी हो ही सकता था। लेकिन अब जो है कॉस्ट इतने बढ़ गए हैं, बजट्स इतने बढ़ गए हैं कि आपको एक सर्टेन लिमिट में, एक बजट में फिल्म बनानी चाहिए और वो रिकवरी आपको मिलनी चाहिए। सो वी हैव टू डिज़ाइन आवर फिल्म्स अकॉर्डिंगली, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इस बातचीत का आखिरी सवाल, जैसे अभी आपने बताया कि फिल्म की रिलीज डेट चेंज हो गई है, क्या वजह है? कुछ कंसर्न्स, कुछ ब्राह्मण समाज, कुछ लोगों ने क्वेश्चंस रेज किए हैं, या शायद उनको कुछ गलतफहमी हुई है ट्रेलर देखकर कि शायद कुछ चीज़ें ठीक से रिप्रेजेंट नहीं किया गया। हालांकि वो सारे गलतफहमियां हम दूर करना चाहते हैं, उसके बाद हम इस फिल्म को रिलीज़ करेंगे, क्योंकि हम ये नहीं चाहते थे कि किसी के जो कहते हैं ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स या किसी चीज़ को सॉल्व नहीं करते हुए हम आगे बढ़े। हम सबको खुश रखना चाहते हैं और सबको ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि सारी कम्युनिटीज़ साथ में हैं इस फिल्म में, खिलाफ नहीं है किसी के।
तो वो समझाना बहुत ज़रूरी था, तो हमें कुछ वक्त चाहिए था, इसलिए हमने एक आध हफ्ता पोस्टपोन किया इसको। ओके, ठीक है। थैंक यू आप दोनों का Thank इस you. बातचीत के लिए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। Sell your used phone in 60 seconds on Dofi and get instant cash to upgrade.